आई एम बैक विद द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10A, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन 10A डील करता है इस बात के साथ कि कंपनी कब से अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है, यानी कि कब से वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्टिवली ऑपरेट कर सकती है। तो इसकी प्रोविज़न ये है कि कोई भी कंपनी जो कंपनी ऑर्डिनेंस 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, वो तब तक ना ही अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कमेंस कर सकती है और ना ही कोई बोरोइंग पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकती है जब तक कि वो दो कंडीशंस को फुलफ़िल ना कर दे। तो लेट अस नो कि वो दो कंडीशंस कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी को एक डेक्लरेशन फाइल करना होता है विद ROC विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस बात का डेक्लरेशन? कि सारे मेमोरेंडम सब्सक्राइबर्स ने जितने भी शेयर्स लिए थे उसकी जो भी ड्यू पेबल अमाउंट थी वो कंपनी को पे कर चुके हैं। तो ऑल द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स टेकन बाय देम। इस बात का डिक्लेरेशन फाइल करना होता है डायरेक्टर ऑफ कंपनी को विद ROC विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सेकंड कंडीशन होती है कि कंपनी को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ROC के पास फाइल करना होता है। तो जब तक ये दो डॉक्यूमेंट्स, डेक्लरेशन बाय डायरेक्टर एंड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ROC के पास फाइल ना कर दिया जाए, तब तक कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकती है। पेनल्टी: अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 10 क्लॉज A के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करती है तो क्या पेनल्टी होगी? कंपनी को फाइन लग सकता है 50,000 का, और जो भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट हैं उन्हें फ़ाइन लग सकता है 1,000 पर डे, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख से ज़्यादा की नहीं होगी। अगर किसी भी कंपनी ने डेक्लरेशन बाय डायरेक्टर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ROC के पास फाइल नहीं किया तो ROC के पास सफिशिएंट रीज़न होगा ये मानने के लिए कि कंपनी कोई भी बिजनेस कमेंस नहीं कर रही है और वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नेम स्ट्रक ऑफ कर सकती है। सेक्शन 11 ओमिट कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 से। इसका मतलब है कि सेक्शन 11 डिलीट हो चुका है, तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। तो सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज के बारे में, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे रजिस्टर्ड ऑफिस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट किया जा सकता है या फिर कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैसे कैसे इसके एड्रेस या फिर नेम को कहाँ कहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो गोइंग विद द फर्स्ट सबसेक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी होता है। और साथ ही में एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाने के बाद से कंपनी के पास हर वक्त रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है, जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती और उसकी लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती। रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश करने के साथ ही में हमें एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल करना होता है विद ROC विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो थर्ड सबसेक्शन बात करता है कि कंपनी को अपना नेम और एड्रेस कहाँ पर और कैसे कैसे लेबल करना है। So every company shall paint or affix its name and address of registered office and keep the same on outside of every office where its business is carried out। तो कोई भी कंपनी जहाँ पे भी उसका कोई भी बिजनेस कैरी आउट हो रहा है या जहाँ भी उसकी बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पर अपना नेम और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एफिक्स करेगी उस ऑफिस या उस जगह के बाहर, या फिर वो चाहे तो पेंट भी कर सकती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर वो एफिक्स करना चाहे तो एफिक्स कर सकती है और पेंट करना चाहे तो पेंट कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो नेम है एंड रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो एक कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे हो।
कॉन्स्पिशियस पोजीशन यानी कि जहाँ से वो इजीली विजिबल हो और कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे वो लोगों को दिखे ही ना, या फिर जहाँ पे लोगों का ध्यान ना जाता हो, है ना। और साथ ही में वो लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए। लेजिबल लेटर्स यानी कि जो पढ़े जा सके। अब ऐसा नहीं है ना कि आप इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जीक्यूट कर रहे हो और लिख दिया कहीं और की भाषा में, है ना, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए और कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे होना चाहिए। और साथ ही में ये एक इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए, और साथ ही में एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी होना चाहिए। वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज, किसी भी लोकेलिटी की लोकल लैंग्वेज को हम वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि फॉर सपोज़ मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेज है वो पंजाबी है। तो अगर किसी भी कंपनी को यहाँ पे अपना नेम या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस अगर पेंट करना है, फिक्स करना है, तो उसे इंग्लिश या हिंदी के साथ साथ एक वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि पंजाबी में भी पब्लिश करना ज़रूरी रहेगा। ओके। और साथ ही में अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है, क्योंकि आप जानते हैं कॉमन सील नेसेसरी मैंडेटरी नहीं होती है, ये ऑप्शनल होती है। कंपनी चाहे तो अपनी कॉमन सील रख सकती है, नहीं चाहे तो ना भी रखे। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो उसके ऊपर भी कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए। और साथ ही में कंपनी का नेम, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, साथ ही में उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल या वेबसाइट एड्रेस, इनमें से जो भी चीज़ें हैं, नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड CIN तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो भी टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल या वेबसाइट एड्रेस है, इसमें से कुछ भी जो भी कंपनी के पास है, अब किसी कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है तो वो नहीं डालेगी वेबसाइट एड्रेस ऑफ कोर्स, बट इसमें से जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी उसके लेटर हेड्स, बिल हेड्स, कोई बिजनेस लेटर्स हैं, लेटर पेपर्स हैं, नोटिसेस या ऑफिशियल कोई भी पब्लिकेशन होती है, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन का पब्लिश होना ज़रूरी है। वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होनी चाहिए। और साथ ही में कंपनी को अपना नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, अपनी हुंडीज़, प्रोमिसरी नोट्स या बिल ऑफ एक्सचेंजेस या और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो उसमें उसे अपना नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रिंट करना नेसेसरी रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया कि हमें कंपनी के नेम को और रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को कहाँ कहाँ पे मेंशन करना होता है। अब इन केस अगर कंपनी ने अपने नेम को विद इन लास्ट 2 ईयर्स चेंज किया है, तो वो अपने पिछले नेम को यानी कि अपने फॉर्मर नेम को भी अपने न्यू नेम के साथ सेम वे में प्रिंट और अफिक्स करेगी, जैसे कि हमने सब सेक्शन 3 में पढ़ा। उसी तरीके से वो अपने न्यू नेम के साथ साथ पुराने नेम को भी अफिक्स करेगी, सो दैट कि एक रेफरेंस मिल सके। अदरवाइज़ अगर अचानक से किसी कंपनी का नेम चेंज हो जाता है तो उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स, मेंबर्स या कोई भी उससे कंसर्न्ड जो भी लोग हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा कि कंपनी का नेम चेंज हो चुका है। तो इसके लिए उसे अपने पिछले नेम को भी कुछ टाइम तक यानी कि 2 ईयर्स तक साथ में लिखना होगा अपने न्यू नेम के साथ। और अगर आप OPC 1% कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसे अपने नेम के साथ नीचे ब्रैकेट में 1% कंपनी लिखना भी मैंडेटरी होता है। ये हमने सेक्शन 3 में ही पढ़ लिया था। तो ये हो गया कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के नेम को कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हमें मेंशन करना होता है। अब इन केस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट देखिए 2 तरीके से हो सकता है, हालांकि ये 3 तरीके से हो सकता है, बट इस सेक्शन में हम सिर्फ 2 तरीक़ों की बात करेंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा या तो वो विद इन सिटी, विद इन टाउन शिफ्ट हो सकता है, या फिर आउटसाइड सिटी या टाउन बट विद इन स्टेट्स शिफ्ट हो सकता है, या फिर विद इन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी शिफ्ट हो सकता है। बट इस सेक्शन में हम सिर्फ इंट्रा सिटी टाउन या फिर इंटर सिटी टाउन शिफ्ट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 2 स्टेट यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में वो
चेंज इन मेमोरेंडम यानी कि ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का केस बन जाता है, वो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में हम सिर्फ 2 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि या तो कंपनी ने सिटी और टाउन के अंदर ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पे चेंज किया है तो क्या होगा, या अगर सिटी टाउन के बाहर किसी और सिटी टाउन में शिफ्ट किया है बट जो कि स्टेट के विद इन ही है तो क्या होगा। तो अगर कंपनी को अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो विद इन सिटी या टाउन कहीं पे भी चेंज करना है, कहीं पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए उसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा और साथ ही में उसको बोर्ड रेजोल्यूशन को आरओसी के पास फाइल करवाना होगा। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को हमें आउट ऑफ द सिटी टाउन बट विद इन स्टेट शिफ्ट करना है तो उसके अंदर भी 2 कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन बनती है कि या तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी सेम रहेगा या फिर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी भी चेंज हो सकता है, यानी कि कंपनी एक आरओसी के अंडर से हट के दूसरे आरओसी के अंडर चली जा सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर सेम स्टेट के अंदर भी आप चेंज कर रहे हो तो भी आरओसी डिफ़र कर जाए। तो अगर तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी में कोई चेंज नहीं होता है तो कंपनी को सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी है। बट अगर ज्यूरिसडिक्शन में चेंज आ रहा है तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, साथ ही में सीजी की अप्रूवल लेनी है। सीजी ने ये ड्यूटी जो है अप्रूवल देने की वो डेलीगेट कर दी है किसे, आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर को। तो बेसिकली हमें एसआर पास करना है और आरडी की अप्रूवल लेनी है और इन दोनों की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी है विद इन 30 डेज़। अब हमने तो आरडी के पास एप्लीकेशन लगा दी, अब आरडी हमें कैसे अप्रूवल देगा वो हमें नेक्स्ट सबसेक्शन में पता चलेगा, जहाँ पे हमें बताया हुआ है कि टाइम लिमिट फॉर कंफर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन क्या रहेगी। तो एक बार एप्लीकेशन लगाने के बाद आरडी उस एप्लीकेशन का जो कंफर्मेशन है वो हमें विद इन 30 डेज़ कम्युनिकेट करेगा और हमें वो कम्युनिकेशन यानी कि हमें वो जो कंफर्मेशन उसने दी है उस कंफर्मेशन की कॉपी को फाइल करना होगा विद आरओसी विद इन 60 डेज़ ऑफ कंफर्मेशन रिसीट। जब हमें कंफर्मेशन मिली उसके 60 डेज़ के विद इन हमें आरओसी के पास फाइल करना होगा और उसके बाद आरओसी उस कंफर्मेशन को रजिस्टर कर लेगी और रजिस्ट्रेशन को सर्टिफाई कर देगी विद इन 30 डेज़ ऑफ कंफर्मेशन जब हमने फाइल की। तो एक बार टाइम लिमिट समझते हैं कि हमने आरडी को एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद आरडी ने विद इन 30 डेज़ हमारी एप्लीकेशन का कंफर्मेशन दे दिया। अब कंफर्मेशन मिलने से 60 डेज़ के विद इन हमने उसे आरओसी के पास फाइल कर दिया और फाइल करने के 30 डेज़ के विद इन आरओसी उस चेंज को सर्टिफाई करेगी और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरओसी ने इशू किया है ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया गया है जो भी नेसेसरी थे फॉर शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अगर इस सेक्शन के अंडर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की जाती है या फिर किसी भी प्रोविज़न को वायलेट किया जाता है तो उस केस में कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लग सकती है 1000 पर डे, बट मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख से क्रॉस नहीं करेगी। और अगर बाद में कभी आरओसी को ऐसा लगता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसे मेंटेन नहीं किया गया, यानी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में एक फ़िज़िकल इंस्पेक्शन कर सकती है इस बात की कि क्या सच में रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर उसे कोई भी डिफ़ॉल्ट दिखेगा यानी कि उसे ऐसा लगेगा कि नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस को मेंटेन नहीं किया गया है तो उस केस में वो कंपनी का नेम रिमूव भी कर सकती है फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में से। सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 13 डील करता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैसे ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, यानी कि कैसे हम इसकी प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स मेकिंग ऑफ एनी एडिशन, omission और सब्सटीट्यूशन।
तो एडिशन अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं या फिर ओमिशन हम कुछ भी ओमिट करते हैं या डिलीट करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक प्रोविज़न को हटा के उसकी जगह पे दूसरी प्रोविज़न को इंसर्ट करते हैं, तो तीनों ही केसेस में या तो हम तीनों में से कुछ एक करेंगे या फिर तीनों में से किसी भी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो जो भी करेंगे हम उसे ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली मेमोरेंडम में होता क्या है जिसे हम ऑल्टर कर सकते हैं? मेमोरेंडम में बेसिकली 6 क्लॉजेज होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज नेम क्लॉज, देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देन ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन लाइबिलिटी क्लॉज, देन कैपिटल क्लॉज एंड द लास्ट वन इज नॉमिनेशन क्लॉज। तो लास्ट से शुरू करते हैं। देखो नॉमिनेशन क्लॉज तो देखो सिर्फ ओपीसी के लिए ही होता है, वो बाकी कंपनीज के लिए होता ही नहीं है, और उसमें कोई भी चेंज आए तो वो सेक्शन 13 को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसकी बात हम सेक्शन 13 में नहीं करेंगे। और बेसिकली वो एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोविज़न है, क्योंकि ओपीसी के केस में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है या मेंबर कैपेसिटी में नहीं रहता, तो उस केस में जो नॉमिनी होता है उसे ही कंपनी का मेंबर बनना होता है, तो वहाँ पे इसमें चेंज करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट सेकेंड इज़ लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में बेसिकली देखो ये बताया जाता है कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। तो इसका भी चेंज हो, अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो वो सेक्शन 13 में इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी कि उसका भी सेक्शन 13 से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही में एक और क्लॉज है जो कि है हमारा कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज में हमें ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या इन सब को शो किया जाता है कैपिटल क्लॉज में। और कैपिटल क्लॉज में कोई भी जो ऑल्ट्रेशन होती है, यानी कि ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल होती है, वो बेसिकली इफ़ेक्ट होती है अंडर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके लिए एक अलग से प्रॉपर सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे हम अपनी कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं, या तो रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन है, डेट इज़ सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मोटा मोटा ये है कि इस सेक्शन में हम सिर्फ 3 क्लॉजेज़ की ही बात करेंगे, बाकी क्लॉजेज़ इसके साथ रिलेट नहीं करते हैं। तो वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? अगर हमें कंपनी का नेम चेंज करना है यानी कि नेम क्लॉज, या फिर हमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, शिफ्ट करना है, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और लास्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो इन तीनों क्लॉजेस के बारे में हम सेक्शन 13 में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि ऑल्ट्रेशन करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे नेसेसरी प्रोविज़न है वो क्या है। इन तीनों ही क्लॉजेज में हमें कोई भी ऑल्ट्रेशन लानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसआर पास करना तो नेसेसरी है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होना ही चाहिए, मतलब कि 3/4 मेंबर्स की कंसेंट होनी मैंडेटरी है। ओके, अब हम एक एक करके क्लॉजेस को देखते हैं कि कैसे उनमें ऑल्ट्रेशन की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन नेम। तो अगर कंपनी को अपना नेम चेंज करना है तो उस केस में वो पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और साथ ही में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो अप्रूवल देने की पावर है वो डेलीगेट की हुई है आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ही कंपनी को अप्रूवल दे सकता है, और एसआर पास करने के बाद और साथ में आरओसी से अप्रूवल लेने के बाद कोई भी कंपनी अपना नेम चेंज कर सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर कंपनी को सिर्फ अपनी काइंड चेंज करनी है, यानी कि एक कंपनी को अगर अपने नेम में सिर्फ वर्ड लिमिटेड को ऐड करना है या डिलीट करना है, यानी कि बेसिकली उसे या तो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज होना है या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में चेंज होना है, तो उस केस में उसे सीजी की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही यहाँ पे इस केस में उसे एसआर पास करने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे वो डायरेक्टली अपनी जो काइंड है उसे चेंज कर सकती है। ओके, बट नेम चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी ने कुछ प्रोविजंस को फॉलो किया हो, यानी कि कंपनी की एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूली फाइल्ड होनी चाहिए, और कोई भी ड्यू अमाउंट बकाया बैलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी मैच्योर डिपॉजिट के ऊपर, किसी भी मैच्योर डिबेंचर के ऊपर, या फिर उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना होता है वहाँ पे कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कंपनी अपना नेम चेंज नहीं कर सकती।
बट मे बी अगर सपोज़ इनमें से कोई भी प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि या तो एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की हुई हैं, या फिर कोई अमाउंट ड्यू है, तो उस केस में जैसे ही ये प्रोविज़न फॉलो हो जाती है, यानी कि एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी जाती है और ड्यूज़ को क्लियर कर दिया जाता है, तो उसके बाद से कंपनी अपने नेम को चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आप कभी अपना नेम चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद जब नेम चेंज हो जाएगा तो आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में न्यू नेम को एंटर करके ओल्ड नेम की प्लेस पे एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगी, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सारी प्रोविजंस को कंप्लाई किया गया है। तो ये था कि कंपनी अपने नेम को कैसे चेंज कर सकती है। सेकेंड क्लॉज की तरफ जाते हुए कि कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है। अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो उसके लिए उसे कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा था और मैंने आपको बताया भी था कि 3 सिचुएशंस होती हैं जिनमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, यानी कि शिफ्ट होता है। या तो विद इन स्टेट टाउन होगा, या फिर इंटर स्टेट टाउन बट विद इन स्टेट होगा, या फिर इंटर स्टेट होगा, यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो 2 सिचुएशंस तो हमने सेक्शन 12 में देख ली थी। अब ये जो लास्ट सिचुएशन है, यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है, तो उस केस में कंपनी को कौन सी प्रोविजंस फॉलो करनी होती हैं, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, और साथ में उसे सीजी की अप्रूवल लेनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। बट इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये अथॉरिटी रीजनल डायरेक्टर को असाइन की हुई है, यानी कि रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट की हुई है। तो अब क्या करना है, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है और रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है। अब यहाँ पे जो टाइम लिमिट होगी कंफर्मेशन लेने की, या आरडी कब इन एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा, वो हमें नेक्स्ट सबसेक्शन में बताया हुआ है। तो आरडी सबसे पहले विद इन 60 डेज़ जो हमने एप्लीकेशन लगाई है उसकी कंफर्मेशन देगा, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। उसकी कंफर्मेशन विद इन नेक्स्ट 60 डेज़, जब हमने एप्लीकेशन लगाई तब से 60 डेज़ के विद इन वो हमें कंफर्मेशन देगा। उसके पहले अगर आरडी चाहे तो वो अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है कि ये जो ऑल्ट्रेशन की जा रही है उसमें क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, या फिर और जो भी पर्सन्स कंसर्न्ड है कंपनी के साथ, उनकी कंसेंट है, उनकी बिना सहमति के ये ऑल्ट्रेशन नहीं की जा रही है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ने बहुत सारा लोन रेज़ किया हुआ है या फिर बहुत सारे फ़ंड रेज़ किए हुए हैं पब्लिक के थ्रू, और उस केस में वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर ले और उस बात का इंटीमेशन लोगों को ना मिल पाए, या लोग नहीं चाहते कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो, तो उस केस में वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए आरडी को ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि जो लोग जो भी कंसर्न है कंपनी के साथ, क्या उनकी भी कंसेंट है ऑल्टरेशन करने में या फिर नहीं है। और साथ ही में वो ये भी देखेगी कि क्या सफिशिएंट प्रोविज़न बनाए गए हैं जो भी कंपनी के ड्यूज़ हैं या डेट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, और अगर प्रोविजंस नहीं बनाए गए तो क्या उनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है, मतलब कोई एसेट सिक्योर किए गए हैं जो उन डेट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ किए जा सकें। और पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद ही वो हमें कंफर्मेशन देगी। और जैसे ही हमें कंफर्मेशन ऑफ आरडी मिल जाता है, वैसे ही हम कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और आरडी अप्रूवल फाइल कर देंगे आरओसी के पास विद इन 30 डेज़। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली उसके 30 डेज़ के विद इन हमने एसआर और आरडी की अप्रूवल आरओसी के पास फाइल कर देनी है। उसके बाद आरओसी एक न्यू फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हमने सारी प्रोविजंस को फॉलो किया है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस। लेट अस नाउ मूव टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली होता क्या है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकती है, उसके वर्क करने का स्कोप क्या होगा। अब प्रोविज़न ये कहती है कि कोई भी कंपनी तब तक अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती, ऑल्टर नहीं कर सकती, जब तक कि उसने जो भी कोई पैसा ऑलरेडी
पब्लिक से रेज़ किया हुआ है थ्रू प्रोस्पेक्टस, वो उसे फुली यूटिलाइज ना कर ले। अगर कंपनी के पास कोई भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो इस केस में वो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती, बट फिर भी अगर वो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है तो उसके लिए उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना तो नेसेसरी है, क्योंकि वो तो हर केस में करना ही है। अगर आप मेमोरेंडम को ऑल्टर कर रहे हो तो कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होगा। और साथ में उसे ये भी देखना होगा कि कोई भी जो भी डिटेल्स हैं इस ऑल्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कि कंपनी ऐसी ऑल्ट्रेशन क्यों कर रही है या फिर पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसे चेंज किया जा रहा है, तो ये सारी डिटेल्स को उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं लोग, वो न्यूज़पेपर, और साथ ही में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाना नेसेसरी रहेगा। और अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसे ये सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करनी होंगी। ओके, और सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर कोई भी शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग है, यानी कि देखो कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट बताया कि हम ये काम करना चाहते हैं, ये देखकर लोगों ने उसमें पैसा लगाया, उन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए, बट अब कल को तुम्हारा पैसा लेने के बाद कंपनी बोले कि नहीं, हम अपना ऑब्जेक्ट ही ऑल्टर कर रहे हैं, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए लोगों ने पैसा लगाया था, अब कंपनी वो ऑब्जेक्ट तो परफॉर्म ही नहीं करेगी, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को ऑल्टर कर रही है, तो हो सकता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर या फिर कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हों जो कहें कि नहीं, मतलब कि उन्हें ये ऑल्ट्रेशन ना सही लगे, मतलब वो इस ऑल्ट्रेशन के फेवर में ना हो। तो उस केस में अगर ऐसे कोई शेयर होल्डर्स होते हैं जो डिसेंटिंग हैं, यानी कि जो अनफेवरेबल हैं, जो ऑल्ट्रेशन के फेवर में नहीं हैं, उन्हें कंपनी को एग्ज़िट करने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्ज़िट करने की अपॉर्चुनिटी यानी कि उनके सारे पैसे रिफ़ंड करने होंगे। और साथ ही में जैसे ही ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और इसके बाद कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। इसके लिए उसे आरओसी के पास एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी और साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फ़ाइल करनी होगी। जैसे ही वो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फ़ाइल करेगी, साथ ही में रजिस्ट्रार जो है आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ 30 डेज़ के विद इन कंपनी को इंटीमेशन देगा कि उनकी जो ऑल्ट्रेशन है वो रजिस्टर कर ली गई है, और उन्हें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। बेसिकली इस पूरे सेक्शन में कोई भी ऑल्ट्रेशन तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक कि वो आरओसी के पास रजिस्टर ना करवाई जाए। अगर आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया तो आपने चाहे सारी प्रोविजंस फॉलो की हैं, लेकिन वो ऑल्ट्रेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अब एक लास्ट सब सेक्शन गिवन है इस सेक्शन में, जो कहता है कि कोई भी मेंबर होगा तो ही उसे डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। यानी कि कोई भी ऐसी ऑल्ट्रेशन जिसमें आप ये कहो कि हम कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी का मेंबर नहीं है उसे डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी ऑल्ट्रेशन वॉइड होगी। यानी कि ऐसी कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती जिससे आप कोई पर्सन जो अदर देन मेंबर है, मेंबर तो ऑफ कोर्स डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे ही, बट कोई पर्सन जो अदर देन मेंबर है, अगर आप उसे किसी ऑल्ट्रेशन के थ्रू डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो तो वो वॉइड रहेगा, वो ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा जा चुकी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप इन तीनों सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से रीड करें, बिकॉज़ ये जो सेक्शन 13 है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही में केस स्टडीज़ भी बहुत सारी निकलती हैं कि अगर कंपनी को नेम अपना चेंज करना है तो क्या किया जा सकता है, या फिर वो आपको कोई केस स्टडी की फॉर्म में दे देंगे कि सो एंड सो कंपनी है जो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है, बट सम ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी। तो इस तरीके से इस सेक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ के मज़ा आया होगा एंड आपको सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।